आज मंच पर आने का अवसर मुझे साहित्य अरण्य फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, जिसकी संस्थापिका व अध्यक्ष हैं डॉक्टर मीनू नयन पांडे जी। अरण्य चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करना एवं लोगों को भी इन क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। फेसबुक के लाइव के माध्यम से वे 3 वृहद कार्यक्रम कर चुके हैं, जैसे 50 लघु कथाकारों का देशभक्ति का कार्यक्रम, 108 साहित्यकारों द्वारा महाकवि संगम व 161 लघु कथाकारों द्वारा सतत 12 घंटे से अधिक चला लघु कथा पाठ। और इसी कड़ी में एक साहित्य कार्यक्रम लेके आए वो, जिसका संयोजन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी, जिस कार्यक्रम का नाम था देश में निकला होगा चांद। इस कार्यक्रम में अभी तक बहुत से साहित्यकारों को आप 2 जनवरी से अभी तक सुनते आ रहे हैं, और मेरे बाद अभी आदरणीय कपिल कुमार जी जो बेल्जियम से हैं, आदरणीय योजना जैन जो बर्लिन से हैं, और जिज्ञासा शर्मा जी जो अफ्रीका से हैं, और अंतिम दिन विशेष मुलाकात पूनम डोगरा जी से जो यूएस से हैं। या ये कहें कि हम सब मूलतः भारतीय हैं, लेकिन इन जगहों पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं। आज के लिए क्योंकि देश में निकला होगा चांद सोचा था, तो मैंने विषय ये सोचा था, और जैसा मैंने पिछले अपने लाइव में आप सभी से वादा भी किया था कि मैं प्रवासी विषय पर अपनी लघु कथाएं लेकर आऊंगी। लेकिन रात को जब मुझे ध्यान आया कि आज सेना दिवस है, भारतीय सेना दिवस, तो हर दूसरी इच्छा मेरे लिए पीछे हो गई। मुझे लगा कि आज इसी विषय पर आधारित लघु कथाएं या इसी विषय पर आधारित बातचीत या चर्चा होनी चाहिए। तो शुरुआत अभी पिछले कुछ ही दिनों, शायद 1 सप्ताह हुआ होगा, एक मंच ने अपनी प्रिय अभिलाषा को पत्र लिखने के लिए एक अवसर हम सभी को दिया था। उसी में मैंने एक पत्र लिखा था, जहां समूह का नाम है स्वर संवेदनाओं के। वहां अपनी प्रिय अभिलाषा के लिए जो मैंने पत्र लिखा वह आप सभी के सामने सम्मुख है। इसके जरिए आप समझ सकेंगे कि मेरा और सेना का जो लगाव है, या मेरा सेना से जो लगाव है, आम भारतीय की तरह भी मेरा एक लगाव है। उसके अलावा मेरा जो एक खास लगाव है वो किस वजह से है। तो मैं अपना पत्र सुनाना शुरू करती हूँ। मेरे जीवन की प्रिय और एकमात्र अभिलाषा, तुम मुझे कितना समझ सकी पता नहीं। किसी मानव को, अपने या पराये, किसी को भी पत्र लिख रही होती तो शायद कुछ बताती, कुछ छुपाती। तुम्हें तो सब बताना होगा, क्योंकि सचमुच तुम्हें ठीक से कुछ पता भी था, यह मुझे नहीं लगता। मैं जिस तरह के परिवार में पली बड़ी, वहां कर्म के अलावा कोई प्रधान रोल में नहीं था। न कोई भगवान, न कोई धर्म गुरु, न कोई मसीहा जिसके आगे माता पिता को हाथ फैलाते या कुछ मांगते देखा हो। दोनों बस लगे पड़े थे अपने कर्म करते हुए हमारा जीवन साकार करने में, और दोनों भैया भी उतने ही उन्हें समझने और उन्हें संभालने में या निभाने में लगे थे। मैं जाने कितनी उम्र तक बिना किसी भावना के उतार चढ़ाव को महसूस किए जीती रही, बिल्कुल सुरक्षित, संपूर्णता के भाव के साथ। उसके आगे आप सभी को मेरी आवाज स्पष्ट है? उसके आगे कुछ चाहा जा सकता है, मांगा जा सकता है, ऐसा एहसास भी उस समय तक मेरे मन में कभी नहीं आया, या मुझे लगता था जीवन यूं ही गुजारा जा सकता है। मुझे कोई काम के लिए, पढ़ने के लिए अक्सर नहीं कहता था। लाडली, समझदार, इन्हीं 2-3 शब्दों में, बहुत प्यारी, इन्हीं शब्दों में मेरा जो पूर्ण व्यक्तित्व था। जब पहली बार दोनों भैया दिल्ली आगे की पढ़ाई के लिए गए, परिवार के लिए छोटी छोटी जिम्मेदारियां मैंने उठाना शुरू करा, तब समाज में कुछ बातें अच्छी और कुछ बातें बुरी लगनी शुरू हुई। मुझे लगता है इस तरह से ज्यादा कुछ बातें लगनी शुरू हुई। समाज की किसी भी बात पर गुस्सा, किसी बात पर खुशी होना शुरू हुआ। उस समय लगा जीवन जीते जाने से आगे भी कुछ सोचना चाहिए। जीवन में पहली बार मैंने कुछ चुना, जीवन में पहली बार तुम्हारे लिए तैयारी की थी, जीवन में पहली बार असफल हुई थी, जीवन में पहली बार
प्रभु से तुम्हें मांगा था। हिंदी साहित्य में आजकल चर्चा है स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती। बुद्ध अत्यधिक संवेदनशील व विचारशील थे, इसलिए बुद्ध बन सके। मुझे लगता है जिसके पास सब हो वह भी बुद्ध होता है। जो चाह सकती थी वो सब 4 जोड़ी हाथ सब हासिल कराते रहे। अभिलाषा, तुमसे पहले कितनी विरक्त थी मैं इस दुनिया से। कभी पैसे से मोह नहीं बन सका, किसी मित्रता, शहर, स्कूल, कॉलेज, किसी से ऐसी आत्मीयता का रिश्ता बना ही नहीं। अब लगता है तुम अचानक मिले थे। असफलता, आंशिक सफलता, कुछ प्रेम, प्रगाढ़ दुख, सब जिया तुम्हारे साथ केवल 1.5 से 2 साल के बीच, 3 अटेम्प्ट में। मैं किसी की मृत्यु पर अचानक रो नहीं जाती, मैं किसी के जन्म पर अचानक नाचती नहीं हूँ। अलग संतोषजनक विरक्ति है दुनिया से जो सिर्फ एक बार खोई थी, जब मैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी। 3 SSB दिए थे। उस हार जीत के बाद अब फिर किसी हार जीत प्रेम द्वेष में नहीं हूं। न कुछ खरीदना है, न कुछ ऐसा है जिससे नफरत है, दूर फेंकना है। न कोई गिल्ट है कि किसी और तरह से करती तो और बेहतर होता, जब जैसी समझती वैसे किया। हाँ, दूसरों को इस सब में उलझा देखकर कभी कभी तुम्हारी याद आती है। पल भर के लिए, क्षण भर के लिए मुस्कुराती हूँ और भूल जाती हूँ कभी दोबारा याद करने के लिए। बस इतना ही बताना था कि तुम महत्वपूर्ण थी, मिल जाती तो अच्छा होता। ये मैंने उस समय को जब प्रिय अभिलाषा के लिए पत्र लिखना था तो मुझे लगा शायद एक ही चीज थी मैंने जीवन में जो बहुत चाही थी कि मतलब भगवान से मांगी थी कहूँ तो। उसके अलावा मैंने कभी ऐसा भगवान के सामने खड़े की नहीं कहा कि ये हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था। वो ऐसी चीज, ऐसा नहीं कि उसको लेकर रिग्रेट है। मुझे लगता है अभी भी मैं जीवन में जो कर रही हूँ वो बैलेंस है, अच्छा है। पर उस समय जो अभिलाषा मैंने की थी वो बाकी किसी भी छोटी मोटी चीजों से जो मैं छोटा मोटा चाहती हूँ या कर लेती हूँ उनसे कहीं ज्यादा थी। उस तरह से मुझे लगता है मैं कभी किसी अभिलाषा के नजदीक नहीं पहुंची हूँ। और ये काल्पनिक नहीं था तो इसे लिखने में मुश्किल से 3-4 मिनट लगे थे। पेन डाउन बहुत जल्दी हो गई थी। इस अभिलाषा के समय जो सीखा, महसूस किया, उस सब के लिए ब्रिगेडियर यादव सर जिन्होंने मुझे इस समय में गाइडेंस दिया था, उनके लिए मैं इस अवसर को उनको थैंक यू बोलने के लिए प्रयोग करना चाहूंगी। वो संभवतः मेरा ये कार्यक्रम नहीं देख रहे होंगे, संभवतः क्या 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि वो ये मेरा कार्यक्रम नहीं देख रहे होंगे, पर ये मेरा हिस्सा है जो मुझे उनको थैंक यू कहने का पूरा करना है या करना है। किस तरह के भाव आपको सेना की तरफ मोड़ते हैं? ये सेना से मिलने वाली सुविधाएं या रियायतें नहीं होती। इसके लिए भाव की पहली जरूरत, भाव देशभक्ति के भाव का होना पहली जरूरत है, और कह सकते हैं कहीं कहीं पैसा ना होना दूसरी मजबूरी। इन्हीं दोनों मुख्य वजह से भारतीय अक्सर सेना की तरफ, सेना में जुड़ने की तरफ मुड़ते हैं। तो ऐसे ही उस भाव को पहचानने के लिए एक लघु कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। लघु कथा का शीर्षक है मेरे देश का तिरंगा। 11 वर्ष का विराट बहुत उत्साहित था। ये प्रेरणा गुप्ता जी की लघु कथा है। 11 वर्ष का विराट बहुत उत्साहित था क्योंकि उसके स्कूल में आज चित्रकला प्रतियोगिता थी। उसके पापा ने पहले ही पेंसिल, रबर से लेकर रंग, ब्रश सब कुछ नया लाकर दे दिया था। स्कूल में टीचर ने विषय पहले से ही बता दिया था। सारा सामान अपने बैग में सहेज वह स्कूल जाने को आतुर हो उठा। क्लास में पहुंचते ही टीचर ने उसे आर्ट शीट दी। मिलते ही वह विषय गणतंत्र दिवस पर अपनी पेंसिल से आकृतियां उभारने लगा। जब उसने अपने आसपास जैसे ही वो ये करने लगा, उससे अपने आसपास का होश भी नहीं रहा। वह कल्पना को साकार करने में लगा हुआ, आत्मविश्वास से भरपूर उसके चेहरे पर अनोखा जज्बा झलक रहा था। उसके हाथ का ब्रश रंगों से सराबोर हो उसके इशारों पर काम करता लहरा रहा था। अब आर्ट शीट पर एक तिरंगा झंडा अपने देश भारत को सलामी देता हुआ धरती मां पर फूलों की वर्षा करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। विराट की मासूम आंखों में भी श्रद्धा और विश्वास के दीपक जल उठे। अचानक उसके तिरंगे झंडे पर उसके बगल वाले बच्चे ने पानी डाल दिया। बस फिर क्या था? दूसरे ही क्षण हमेशा शांत रहने वाला विराट उस बच्चे पर चढ़ा हुआ नजर आया। वह देखते ही देखते क्लास टीचर
ने उन्हें तुरंत एक दूसरे को अलग तो किया, किंतु विराट रोते हुए अब भी यही कहता जा रहा था, तुम क्या जानो, मेरे पापा बताते थे, मेरे दादाजी के पिताजी जब देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गए तब घर में खाने को भी नहीं था और उनकी माँ उनकी उंगली पकड़कर जगह जगह भटकती थी कि वो किस जेल में मिल जाए। उन्होंने अपने खून से सींच कर देश को आजाद कराया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये मेरे देश का तिरंगा था, ये मेरे देश का तिरंगा था। ये एक भाव जो इस पात्र में, इस लघु कथा के पात्र में मुझे लगता है देश सेवा में जुड़ने वाले अधिकतर बच्चों में, जो भी ये सपना देखते हैं कि वो बड़े होंगे और बड़े होके ऐसा कुछ सेना में जुड़ेंगे या कुछ देश के लिए करना चाहेंगे, इस तरह की भाव उस बच्चे में अवश्य होते हैं। और एक बार जवान बन जाने पर, सेना का जवान बन जाने पर, सेना में आ जाने पर आपका धर्म, आपका परिवार सब पहले देश है। इसे ही सिद्ध करती एक लघु कथा है मजहब। ये आदरणीय मधुदीप गुप्ता जी की लघु कथा है। मैं आपको आपके सामने वह लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ। यह 9 सितंबर 2014 की त्रासद सुबह थी। यहाँ पे डेट देने का एक प्रयोजन है कि उस वर्ष हमारे देश में कश्मीर में बाढ़ आई थी। तो मैं लघु कथा आगे बढ़ती हूँ। लोग बाग 3 दिन से घरों की छतों पर टंगे हैं। लोगों की निगाहें खाली आसमान पर टिकी थीं। लोगों की निगाहें घरों, सड़कों पर हरहराते पानी पर टिकी थीं। धरती की जन्नत सदी के सबसे बड़े सैलाब में की गिरफ्त में आ चुकी थी। आसमान के फरिश्ते कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट तथा पानी की बोतलें गिराकर गए थे। जमीन के फरिश्ते कुछ देर पहले ही छत पर टंगे लोगों को बोट से महफूज किनारे पर लेकर गए थे। सोजुद्दीन उन अभागों में से था जिनकी आंखें इन दोनों के इंतजार में पथराने लगी थीं। तभी अपने घर की तरफ तेजी से आ रही एक बोट को देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। जमीन के फरिश्ते ने उसे और दूसरे भागों को बड़ी होशियारी से छत से उतारकर बोट में बिठा दिया। बोट अब महफूज किनारे की ओर लौट रही थी। सोजुद्दीन की निगाहें बड़ी शिद्दत से उस एक फरिश्ते के चेहरे पर टिकी। तुम सुभाष कौल के बेटे हो ना? हाँ बाबा। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ बाबा, आप सोजुद्दीन हो। तुम्हें कुछ याद है? हाँ बाबा, 15 साल पहले दहशतगर्दों ने मुझे और मेरे परिवार को इस जन्नत से बेदखल कर दिया था। तुम्हें पता भी है उसका सरगना कौन था? उस चेहरे को मैं कैसे भूल सकता हूँ बाबा। आंखों में अंगारे दहक के, मगर अनुशासन ने उन्हें भड़कने नहीं दिया। सोजुद्दीन ने फिर कहा, क्या तुम्हारे मजहब में दुश्मन की जान बचाना जायज है? बाबा, एक फौजी का मजहब उसका फर्ज होता है। उसके तहत आपकी जान बचाना मेरे लिए बिल्कुल जायज है। महफूज किनारा आ चुका था। सोजुद्दीन बोट से उतरते हुए इस मजहब को पुरजोर सलाम कर रहा था। मधुदीप गुप्ता जी की लघु कथा में जो मुख्य किरदार है, जो सेना का जवान है, वो अपने ही दुश्मन को, जिसने उसे कश्मीर से उसके परिवार को बेदखल कर दिया था, उन्हीं को बाढ़ की स्थिति में बचा रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये उन्होंने स्पष्ट किया है, क्योंकि सेना में आपका धर्म, आपका दुश्मन और आपका जो भी परिवार की कहानी है, वो उससे पहले आप देश के लिए जो आपको कार्य है, देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य है, आपको वो करना होता है। वो आपका धर्म बन जाता है। जब सेना अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही होती है तो हम सभी कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। उसकी रोज की खबर लेना, जब से यहाँ आई हूँ तब भी मैं पहले भारत की न्यूज सुबह उठ के एक बार पढ़ लेती हूँ। पिछली साल 2019 में जब मैं प्रेग्नेंट भी थी, 7 महीने प्रेग्नेंट थी लगभग, और मुझे एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना था। उसी दिन सुबह जैसी नहा धो के, मोबाइल देखा नहीं था, नहा धो के सुबह 8 बजे हम लोगों को हॉल में नीचे होटल में नाश्ता करने आना होता था। तो तैयार व्यार होके हम लोग आ जाते थे। और सुबह जैसे ही मैंने शायद फर्स्ट बाइट ली और मोबाइल ऐसे खोला तो गूगल की फर्स्ट न्यूज थी पुलवामा की, 40 जवान शहीद करके। उस न्यूज को पढ़ने के बाद उस दिन का सिर्फ नाश्ता खत्म नहीं हो गया था, जितना मैंने लिया था मैं उसके आगे नहीं खा सकी थी। उसके बाद शाम को एक मित्र ने हमें बुलाया था कि सी ऑफ पार्टी, जैसे हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे, सी ऑफ पार्टी में।
तो उस दिन भी शाम को पहले सब मिले, हाय हेलो हुआ, और थोड़ी देर बाद ही जैसे एक मित्र ने बोला कि आज भारत से अच्छी खबर नहीं है। उसके बाद लगभग 3-4 मिनट तक एक लंबी शांति हम सभी में हो गई थी। किसी का मन नहीं था। और ऐसा नहीं मेरा जुड़ाव मैं कहूँ सेना से, ऐसा भारत से जुड़ाव हम कितना भी दूर चले जाएं, हमारी जो जड़ें हैं उनसे जुड़ाव ना सिर्फ महसूस करते हैं, उस भाव को हम लोग हमेशा जीते हैं। किसी का अपना नहीं था वो, ऐसा नहीं कि नहीं मेरा भाई था, उसमें से किसी का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन सबका अपना था कहना चाहिए मुझे। जो दुख उस टाइम हम सभी को महसूस हुआ था। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है इस संवेदनशीलता में कहीं हमारी आम जनता में कहीं कुछ कमी आती जा रही है, कुछ रुकावट होती जा रही है। उन्हीं उदाहरणों को मैंने एक अगली लघु कथा जो लिखी है घनश्याम मैथिल अमृत जी ने, उसमें नोटिस किया। इसके पात्रों की बातें आप ध्यान देंगे तो आप सुनेंगे। क्या बाबूजी, आप जब भी देखो समाचार ही देखते रहते हो? लाइए रिमोट इधर दीजिए, मुझे चैनल चेंज करना है, बहू तुनकते हुए बोली। अब ससुर ने जवाब दिया, अरे बहू जरा एक मिनट ठहर, देखना घाटी में सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ है। हमारे ज़बान सिपाही आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, समाचार लाइव चल रहा है। बहू ने कहा, अरे इतना बड़ा देश है, यह तो रोज का रगड़ा झगड़ा है, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन समाचारों से, लाइए रिमोट इधर दीजिए। और बहू ने रिमोट लेकर अपना पसंदीदा धारावाहिक चला लिया। समय किसी के रोके कब रुका है, वह तो आगे सरक ही जाता है। बाबूजी अपनी आदत के मुताबिक आज फिर समाचार देख रहे थे कि उन्होंने हॉल में बहू को आते देखा, तो तुरंत उसके कुछ कहे बिना ही जल्दी से धारावाहिक लगा दिया। अरे बाबूजी, क्यों करते हो चैनल चेंज? मैं रसोई घर से समाचार सुनकर ही आई हूँ, आज फिर आतंकियों से फौज की मुठभेड़ चल रही है। बहू काफी घबराई हुई थी, उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। बाबूजी को याद आया, अभी कुछ समय पहले ही बहू के इकलौते भाई की पोस्टिंग घाटी में हुई थी। ये एक अपने पराई का अंतर कहीं कहीं आप अभी भी अब ये कहीं बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अपना है तो दुख है, अपना नहीं है अगर वहां पे, जबकि मुझे लगता है सेना क्योंकि पूरे देश की प्रोटेक्शन के लिए वहां पर है, तो वो सबके हैं, वो किसी एक के शायद नहीं है। इसकी वजह भी है क्यों आम जनता में अभी चीज कम होती जा रही है, ये फील कम होता जा रहा है। इसकी एक वजह जो मुझे लगी कि इस लघु कथा में स्पष्ट की गई है। इस लघु कथा का शीर्षक है मेरा वतन। एक नेताजी भाषण दे रहे हैं। ये हमारा देश है, हम सब इसकी रक्षा प्राणपण से करनी चाहिए। झंडे तले कसम खाओ, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करोगे, सद्भावना भाईचारे की भावना का विकास करोगे। हमारे पास जो भी है देश की अमानत है। हमारे वीर सैनिक उम्र की शाखों पर नहीं खिलते, यह तो दुनिया की हर रीत हर रस्म से दूर खिलता है। कोई फूल और महक उठती है पूरी धरती। अनवरत तालियों का उद्घोष हो रहा था। सर क्या जोरदार भाषण दिया है जोशीला, देश के लिए आपके विचार सराहनीय हैं। एक चाटुकार ने बोला, आप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। तो नेताजी ने उत्तर दिया, अरे भाषण था, दे दिया। कहीं ना कहीं हमारे जो लीडरशिप है उसमें अगर इस तरह के भावों की कमी आती है तो जनता पर प्रभाव पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि ये सत्य ही है। उसी कारण आम जनता इस तरह की बातें करती है। एक और मुझे लघु कथा मिली थी, श्रद्धांजलि, हेमंत राणा जी की। थोड़ी लंबी लघु कथा है, मैं उसकी समरी आपको बता देती हूँ। उसमें कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं। एक सैनिक की लाश गांव में आई है, तो वो लोग कहते हैं कि माता पिता को तो अब इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो शादी हुई थी बेचारे की, 5 महीने का बच्चा है। तो पहला वाला व्यक्ति कहता है, अरे नहीं इतना पैसा मिलेगा, माँ बाप की जिंदगी संभल जाएगी, जो पत्नी है उसकी दूसरी शादी हो जाएगी और बच्चे तो पल ही जाते हैं। जब भगवान ने पैदा किए हैं, राम भेजता है, जीवन देता है, तो पल ही जाते हैं बच्चे। वो एक तरफ ये कह रहा होता है और दूसरे दृश्य में वो दृश्य दिखाते हैं कि जो शहीद की पत्नी है वो बेहोश पड़ी होती है और वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा होता है।
ये भी मुझे लगता है एक जो असंवेदनशीलता है उसका चित्रण बहुत बखूबी किया है हेमंत राणा जी ने। एक और लघु कथा है जिसमें कुमार गौरव जी ने बात की है। हम अक्सर शहीदी पर सैनिकों के अनुभव या सैनिक की सारी जो इम्पोर्टेंस है हम बस उसके शहीद होने से जोड़ लेते हैं, पर मुझे लगता है शहीद होने से बहुत कुछ पहले होता है जिसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, और शहीद होने के बाद भी बहुत कुछ होता है जिसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। जैसे जिनको शहीद अपने पीछे छोड़ जाते हैं, कुमार गौरव जी की एक लघु कथा है श्रद्धांजलि, जिसमें एक जोड़ा, एक युगल अपने मित्र के शहीद होने की बात कर रहा है जो शहीद हो गया है, और उनके 2 बच्चों को अंत में वो दोनों तय करते हैं कि उनमें से 2 बच्चों में से एक बच्चे का वो पालन करेंगे। तो इस तरह की जिम्मेदारी मुझे लगता है हम सभी की बनती है। वो भी थोड़ी लंबी लघु कथा है तो मैं नहीं लूंगी उसको, लेकिन मुझे इस विषय से संबंधित ये लघु कथा बहुत पसंद आई। एक और मैंने कुछ कविताएं भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन वीर रस में पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है, सभी कविताएं शहादत से रिलेटेड ही मिली। मुझे लगा कि वो पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सीधे वो ये कि सर कटा देते हैं, ये कर देते हैं आदि। मुझे लगता है अन्य पक्ष जो है सैन्य जीवन के जरूर देखे जाने चाहिए। जैसे एक बहुत छोटी सी कविता मुझे मिली जिसमें सैनिक सभी ड्यूटी पर गए हैं तो उनकी खाली बैरक के हालचाल कह सकते हैं बताए गए हैं। ये लिखी है वीरेन डंगवाल जी ने। लाम पर गई है पलटन, बैरक सुनी पड़ी हैं, निभ्रांत और इत्मीनान से सड़क पार कर रही है बंदरों की एक डार। एक शैतान शिशु बंदर चकल्लस में बार बार अपनी माँ की पीठ पर बैठा जा रहा है और डांट भी खा रहा है बार बार। छावनी एक साथ कितनी निरापद है और कितनी असहाय अपने सैनिकों के बगैर। जहां वो पूरा जीवन कह सकते हैं अपने जो मुख्य साल हैं जीवन के वहां गुजार देते हैं, उन लोगों के बीच ही नहीं, उन बैरिकों के बीच, उन जिन चीजों में वो रहते हैं उन सभी को एक लगाव मुझे लगता है हो जाता होगा उनसे, जिस तरह की जीवंतता हमारे सैनिकों में होती है। एक और लघु कथा मुझे मिली जिसका एक लघु कथा नहीं सॉरी कविता है। इस कविता में जो नरेशन है वो उसका मित्र मरा है, उसकी शहादत की खबर आई है। एक मित्र मरा है, उसका मरना एक किस्से का अंत है। ये अशोक कुमार पांडे जी की कविता है। कभी कभी एक किस्से का अंत कितनी अंतहीन कहानियों का प्रारंभ होता है, और किस्सा भी क्या, किसी बेनाम से शहर में बेरौनक सा बचपन, फिर सपनीली उम्र आते आते सिमट जाना सारे सपनों का, इर्द गिर्द एक अदद नौकरी के। अब इसे संयोग कहिए या दुर्योग, या केवल योग कि देशभक्ति नौकरी की थी मजबूरी और नौकरी जिंदगी की। इसलिए भर्ती की भगदड़ में, भर्ती जो सेनाओं को रिक्रूट करने के लिए जो होती है भर्ती, अभी भी बहुत मुझे याद है मेरठ में मेरा बचपन गुजरा है। कितने हजारों लोग वहां पे आते थे भर्ती के लिए। भर्ती की भगदड़ में दब जाना महज हादसा है और फंस जाना बारूदी सुरंग में शहादत। बचपन में कुत्तों के डर से रास्ते बदल लेने वाला मेरा दोस्त 8 को मारकर मरा था। 12 दुश्मन के बीच फंसे आदमी के पास बहादुरी के अलावा और चारा भी क्या था। वैसे कोई युद्ध नहीं था वहां जहां शहीद हुआ था मेरा दोस्त। दरअसल उस दिन अखबारों के पहले पन्ने पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों का आलिंगनबद्ध चित्र था। यहाँ मुझे लगता है ये लघु कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी ठीक है, शांति अपनी जगह है, हम शांति चाहते हैं, तो शांति हो तो फिर शहादत बंद हो। इसी बात को बहुत पुरजोर तरीके से ये कविता आपके सामने रखेगी। मैं फिर से आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। वैसे वहां कोई युद्ध नहीं था, जो शहीद हुआ था मेरा दोस्त दरअसल उस दिन अखबारों के पहले पन्ने पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों का आलिंगनबद्ध चित्र था। और उसी दिन ठीक उसी वक्त देश के सबसे तेज चैनल पर
चल रही थी क्रिकेट के दोस्ताना संघर्षों पर चर्चा। एक दूसरे चैनल पर दोनों देशों के मशहूर शायर एक ही भाषा में कर रहे थे लगभग एक सी गजलें। तीसरे पर छूट रहे थे हंसी के बेतहा फव्वारे सीमाओं को तोड़कर। और तीनों पर अनवरत प्रवाहित सैकड़ों नियमित खबरों की भीड़ में दबी थी अलग अलग वर्दियों में एक ही कंपनी की गोलियों से बिंधी बेनाम लाशें। अजीब खेल है। वजीरों की दोस्ती प्यादों की लाशों पर पनपती है और जंग तो जंग शांति भी लहू पीती है। यह कविता मुझे लगता है एक पूरे परिदृश्य को स्पष्ट करती है। किस तरह मुझे लगता है सेना को या सेना के वीरों को का प्रयोग, ये बहुत गलत शब्द है लेकिन हो रहा है। हम शांति की बातें करते रहते हैं, शांति आवश्यक जरूर है, किसी को नहीं पसंद है, ना सैनिकों को पसंद है, ना आम जनता को पसंद है कि युद्ध हो। कोई पसंद से युद्ध नहीं करता है, लेकिन एक तरफ शांति चलती रहे और एक तरफ ये सब भी चलता रहे, ये कहीं ना कहीं अन्याय है सैनिकों के साथ। वो क्योंकि उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है, वो सब हम सबकी लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। ये इस कविता में बहुत स्पष्ट तरीके से उसके रिक्रूटमेंट से लेकर और शहादत तक मुझे लगता है बहुत ही हर पक्ष का चित्रण इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। इसके बाद आप में से किसी की भी यदि कोई कविता या कुछ आलेख है जिसको आप, आलेख या छोटी लघु कथा है, अगर आप देना चाहें तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। मुझे लगता है मुख्यतः इस एक बाल जीवन से मुझे लगता है मैंने मुख्यतः सैन्य जीवन से जो जुड़ी जो मुख्य बातें मुझे समझ आ रही थी मैंने कवर कर ली हैं। इसके अलावा हम सभी को इस विषय में और सोचना चाहिए और सरकारों को भी न सिर्फ सहूलियतें देने में प्राथमिकता दिखानी चाहिए बल्कि उनको वो सही जगह मिले, वो इम्पोर्टेंस मिले, वो जरूर सामने रखनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपना छोटा सा आज का जो लाइव कार्यक्रम था उसको यहीं समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद।